हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम बहुत ही शानदार तरीके से आज इस क्लास को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ऐसे प्यारे बच्चों, ये वाला चैप्टर जब चलता है ना तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता है कि आप लोग मन लगा करके आज पढ़ने के लिए तैयार होंगे। बच्चे इस चैप्टर को ऐसे भी बड़े मन लगा करके पढ़ते हैं। बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही मन लगा करके पढ़ते हैं क्योंकि बच्चों को यह चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। उनको लगता है कि पूरे साइंस में वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर अगर कोई है तो ये रिप्रोडक्शन यानी कि जनन है। बहुत बढ़िया। अक्सर ऑफलाइन वाले शिक्षक जो होते हैं ना, वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं कि अपने से पढ़ लेना। काहे भाई, अपने से काहे पढ़ ले? जब इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, जब इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो फिर इस चैप्टर को अपने से काहे पढ़ ले? टीचर काहे नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि पढ़ाने में इस चैप्टर को शर्म आती है। क्यों भाई, जब ये सिलेबस का पार्ट है तो फिर शर्म किस बात का? जो चीज सिलेबस में है बस हमें वही तो पढ़ाना है, तो फिर उसमें शर्माना क्यों है? और बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने में ना तो शर्माना है और ना हम पढ़ाने में शर्माएंगे। एकदम अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझाते हुए आगे आप लोगों को बताते जाएंगे, ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से शुरू करते हैं। एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे अभी तक अगर इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोगों से हमारा सबसे पहला आग्रह है कि आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। काहे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर जुड़ करके इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे ना तो फिर पढ़ाने में भी हमको बड़ा मजा आएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अपने पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए। जितना भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना, हर एक जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि एकदम अच्छे तरीके से एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम आज पढ़ाने जा रहे हैं जनन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? जनन। ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस जनन चैप्टर का हम एक पॉइंट भी आपको पढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि प्यारे बच्चों, यह टेस्ट जिसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे, यह कल होने जा रहा है। यह टेस्ट होगा कल, और कल हम सुबह सुबह इस पर एक वीडियो डाल देंगे कि कितना बजे से टेस्ट होगा, कौन कौन से विषय का टेस्ट होगा। यह सुबह में आपको वीडियो मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को इनाम भी मिलेगा, और इनाम के तौर पर यह सब चीजें जो आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है ना। अगले दिन कितना बजे से ये टेस्ट होगा ये सब कुछ हम आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल अभी आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा। लेकिन इस टेस्ट में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यह टेस्ट वही बच्चे दे पाएंगे जो क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को हम समय भी दिए थे कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए नहीं हैं वो सब लोग जल्दी जल्दी से क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए ताकि आप लोग इस टेस्ट को दे सके और टेस्ट को दे करके आप लोग भी इनाम जीतने के हकदार बन सके। तो अगर आप लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं तो बाबू जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। आइए आप लोग ना एकदम अच्छे तरीके से आज तैयार रहिएगा इस पूरे क्लास को पढ़ने के लिए। एक एक चीज को आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। हम आप लोगों को आज जीव विज्ञान का जनन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों जनन। ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? जनन। जनन। अगर हम इसके आगे एक अक्षर और लगा दें तो यह बन जाएगा प्रजनन। दोनों शब्द लगभग सेम ही है, दोनों शब्द लगभग सेम ही है। पूरा नाम प्रजनन, शॉर्टकट में बोलें तो जनन से भी काम चल जाता है। आपके किताब में यह जो चैप्टर है इस तरीके से है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। कोई भी जीव जनन कैसे करते हैं, चाहे मानव हो जाए, जनन कैसे करते हैं। कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब जनन कैसे करते हैं।
यहां तक कि पेड़ पौधे जनन कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। हालांकि जनन के बारे में आप लोगों को भी जानकारी होगा, ठीक है ना। जनन के बारे में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जानकारी नहीं होगा। जनन के बारे में सब लोगों को जानकारी होता ही होता है। एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को भी जनन के बारे में जानकारी है तो हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, जरा उस सवाल का जवाब बताइएगा। आप लोगों से हम एक सवाल पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग हमें यह बता दीजिए कि क्या आप लोगों को जनन के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। पूरे विस्तार से तो नहीं होगा, ये बात हमें अच्छे से पता है, क्योंकि पूरा चैप्टर हमें पढ़ाना है अभी, और जब पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे तब बढ़िया से आपको जानकारी हो जाएगा। लेकिन जनन के बारे में थोड़ा बहुत 10-20% भी तो जानकारी आप लोगों के पास जरूर होगा। और अगर जानकारी है तो चलिए हमारे एक प्रश्न का आप लोग जवाब बता दीजिए। बाबू प्रश्न ये है कि ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं, चलिए क्वेश्चन पहले क्या है, ठीक है ना। ओ भाई क्या हुआ जी, हाँ क्वेश्चन ये है कि जनन करने के लिए क्या नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, या फिर जनन करने के लिए कोई अकेला नर ही जनन कर सकता है, या कोई अकेला मादा ही जनन कर सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आप हमें सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या जनन के लिए नर और मादा का होना जरूरी है, यस और नो, जल्दी जल्दी से बताइए। दुनिया के जितने भी जीव हैं, इस संसार में जितने भी सारे जीव हैं, क्या सब लोगों को जनन करने के लिए एक मेल और एक फीमेल चाहिए, एक नर और एक मादा चाहिए? अगर हां में आपका जवाब है तो आप लोग कह दीजिए कि हां सर जी, बिना नर और मादा के तो जनन हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोगों को भी इसका आंसर हां में जवाब देना है तो आप लोग भी यस सर लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर जनन करने के लिए नर और मादा का जरूरत नहीं पड़ता है तो फिर नो में जवाब दीजिए। तो यस कि नो, क्या जनन करने के लिए नर और मादा ये दोनों की आवश्यकता है, यस और नो? अच्छा, जो यस कहने वाले बच्चे हैं ना वो दिल का चित्र भेजेंगे, जो यस कहने वाले बच्चे हैं वो दिल का चित्र भेजेंगे, और जो नो कहने वाले बच्चे हैं वो हाथ वाला पंजा का इमोजी, हाथ वाला पंजा का इमोजी नो कहने वाले, और जो यस कहने वाले हैं वो हार्ट वाला इमोजी। तो जरा जल्दी से, क्योंकि ऐसे यस नो में ना ढक जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है बढ़िया से, तो आप लोग जरा इमोजी भेज करके बता दीजिए कि कितने बच्चे यस में हैं और कितने बच्चे नो में हैं। जल्दी जल्दी से बाबू। बहुत सारे बच्चे हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं, जिससे कि ये साबित हो जाए कि हम यस कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, अरे ब्रोकन हार्ट नहीं बोले थे भाई, सिर्फ हार्ट बोले थे। आप लोग तो ब्रोकन हार्ट भेज, कितना दिल टूटा है आप लोगों का भगवान जाने हैं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। अरे वाह, कुछ बच्चे ना दिल वाला इमोजी भेज रहे हैं और कुछ बच्चे पंजा वाला। अब हम बताते हैं। देखो बाबू, दुनिया में जितने भी सारे प्राणी हैं सब लोगों को जनन करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। सब लोगों को जनन करने के लिए नर और मादा की जरूरत नहीं है। हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अकेले जनन कर ले रहे हैं, मतलब एक ही जीव है और उससे दूसरे जीव का जन्म हो जा रहा है। अच्छा, जनन करते क्यों हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जनन क्यों जरूरी है। बताइए, जनन आखिर जरूरी क्यों है? जैसे मान लिया जाए हम बोलते हैं कि सांस लेना जरूरी है, तो भाई सांस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आदमी जीवित रह सके। सांस नहीं लेगा तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। हम कहते हैं भोजन क्यों करते हैं, तो भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हम जीवित रह सकें, ठीक है ना। उसी प्रकार से जनन क्यों करते हैं? क्या जनन किए बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है? क्या जीवित रहने के लिए जनन करना बहुत जरूरी है? बताओ बाबू, क्या जीवित रहने के लिए जनन करना बहुत जरूरी है? बताइए जल्दी से। ये जो जनन शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, प्रजनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इसी जनन शब्द को प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हम लोग इंग्लिश में
इंग्लिश में सेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? SEX, ठीक है ना। या फिर हिंदी में इसको संभोग भी कहा जाता है। हिंदी में इसको संभोग भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो क्या किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जनन करना जरूरी है? अब आप में से बहुत सारे बच्चे यस कहेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे नो कहेंगे, लेकिन इसका जवाब यह है कि जीवित रहने के लिए जनन करना जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन में अगर जन्म ना कर मतलब जनन ना करे, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन में संभोग ना करे, तो वो व्यक्ति आराम से जीवित रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर जनन क्रिया नहीं होगा। समझिएगा जरा ध्यान से, अगर जनन क्रिया नहीं होगा तो किसी भी जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। जनन क्रिया नहीं होगा, अगला संतान नहीं होगा, अगला संतान नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनन क्रिया के बदौलत ही हमारे पृथ्वी पर किसी भी जीव का अस्तित्व बचा हुआ है, चाहे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, मानव, चूहा, बिल्ली, सियार, शेर, बाघ, कुत्ता, बिलाई, कुछ हो बोल लीजिए, ठीक है ना। जितने भी जीव हैं सब लोग जनन करते हैं और जनन करने के बाद अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। जनन करने के बाद अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। इसके वजह से उनका अस्तित्व आज पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन अगर जनन क्रिया होगा ही नहीं तो पृथ्वी पर से उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जनन क्रिया करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी जीव अपना अस्तित्व इस धरती पर बचा सके, ठीक है ना। जनन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी जीव अपना अस्तित्व इस धरती पर बचा सके, यानी अपने जैसे दूसरे संतान को जन्म देने के लिए ही लोग प्रजनन करते हैं। जैसे अगर मानव जनन कर रहा है तो वो अपने जैसे दूसरे संतान को जन्म देने के लिए, अगर गाय, भैंस या फिर मतलब कोई भी जीव जंतु अगर जनन कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो अपने अगले पीढ़ी को जन्म दे सके ताकि उनका अस्तित्व धरती पर रहे। और नहीं तो पता चलेगा कि धीरे 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 करते करते अस्तित्व ही खत्म हो गया, पृथ्वी पर से सब स्वाहा, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, पृथ्वी पर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए ही जनन करना जरूरी है। यह बात आपको समझ में आया? बताओ बाबू। तो जनन करना क्यों जरूरी है? अगर आपसे कोई पूछ दे जनन करना क्यों जरूरी है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप कहेंगे कि जनन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी पर अपना कोई भी जीव अस्तित्व आगे कायम रख सके, या अपनी यानी कि अपने अगले संतान को जन्म देने के लिए ही लोग जनन करते हैं। क्लियर? क्लियर बाबू? हाँ, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो जनन करने का मकसद सिर्फ इतना होता है, जनन इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने अगले पीढ़ी को जन्म दे सके, ठीक है ना। तो अगर जनन का परिभाषा कोई आपसे पूछ दे कि बताइए, ठीक है हम मानते हैं कि जनन आप समझ गए हैं, तो जनन का परिभाषा बताइए, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि जो जीव अपने जैसे समान संतान को उत्पन्न करते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा, ऐसे लिखेंगे अगर जनन का कोई परिभाषा पूछ दे, ठीक है ना। अगर जनन का परिभाषा कोई पूछ दे तो एकदम सिंपल शब्द में हम लोग लिखेंगे कि वह प्रक्रिया या फिर वह प्रक्रम जिसके जरिए, वह प्रक्रम जिसके फलस्वरूप कोई जीव अपने जैसे समान संतान को, अपने जैसे समान संतान, अच्छा संतान को ही बोला जाता है संतति, यह भी याद रखिएगा। संतान को ही क्यों बोलते हैं? संतति बोलते हैं, ठीक है ना। तो वह प्रक्रम जिसके फलस्वरूप कोई जीव अपने जैसे समान संतान को जन्म देता है, समान संतान को उत्पन्न करता है या फिर जन्म देता है, समान संतान को
जन्म देता है उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। उसे ही जनन या प्रजनन कहते हैं। कोई भी जीव अपने जैसे समान संतान को जन्म देता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू यहां तक? कोई भी जीव अपने जैसे समान संतान को जन्म देता है उसे ही जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है बाबू, बताओ जल्दी से। एक बात और इसी में आप लोग लिख सकते हैं कि जनन के कारण ही कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है ना, लिखिएगा ध्यान से। जनन के कारण ही कोई भी जीव जनन के कारण ही कोई भी जीव अपने अस्तित्व को क्या करता है? बचाए रखता। कोई भी जीव अपने अस्तित्व, एक मिनट, अस्तित्व गलती लिखी, अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। क्लियर हो गया बाबू? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? अच्छा, एक बात आप बताओ हमें, अगर मान लिया जाए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी जीव का, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी जीव का, जैसे भैंस का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, अगर मान लिया जाए कि भैंस जनन करना छोड़ दे, अगर कोई धरती के जितने भी सारे भैंस हैं सब अगर जनन करना छोड़ दें, या फिर व्यक्ति कोई भी, चूंकि जानवर जो होता है उसके जनन के लिए जिम्मेदार मनुष्य होता है, मनुष्य उसकी देखभाल करता है, ठीक है ना, जनन करता है, मतलब जनन करवाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि अगर भैंस अगले 50 साल तक के लिए जनन करना छोड़ दे, इस धरती पर से भैंस का साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। इस धरती पर भैंस आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि भाई जनन क्रिया हुआ ही नहीं। ठीक है ना, तो जनन क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है अपने अस्तित्व को बचाए रखना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, जनन क्रिया में नर भाग लेते हैं और मादा, ध्यान रखिएगा, जनन क्रिया में नर भी भाग लेते हैं और मादा भी भाग लेते हैं। क्लियर? तो बाबू ध्यान रखिएगा, ये जो नर हो गया, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, नर और मादा, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, नर और मादा, ये दोनों को क्या कहते हैं पता है? यानी कि जनन क्रिया में जो भाग लिया, जनन क्रिया में आपको पता है कि नर भाग लेता है और उसके साथ मादा, तो नर और मादा को हम लोग जनक कहते हैं। जनक, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? जनक कहते हैं। यानी कि जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसको जनक कहते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जनन क्रिया में भाग लेता है, जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे जनक कहा जाता है, उसे जनक कहते हैं। जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। यानी कि कोई नर और कोई मादा अगर जनन क्रिया में भाग ले रहा है या ले रही है तो उसको क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है ना, और जनन करने के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, यानी कि जिसका जन्म होता है, उसको क्या कहते हैं? बताओ बाबू, अगर मान लिया जाए कोई स्त्री और कोई पुरुष जनन किया और उससे जो जन्म लिया, ठीक है ना, उससे जो जन्म लिया उसको क्या कहेंगे? संतान कहते हैं या संतति कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जनन क्रिया के फलस्वरूप जिसका जन्म होता है उसे संतान या संतति कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, जनन क्रिया के फलस्वरूप, जनन क्रिया के फलस्वरूप, जनन क्रिया के फलस्वरूप, जनन क्रिया के फलस्वरूप जिसका, जनन क्रिया के फलस्वरूप जिसका
निर्माण निर्माण या जन्म होता है, निर्माण या जन्म होता है, ध्यान से सुनिएगा एकदम, ठीक है ना। जनन क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतति, उसे संतति या संतान कहते हैं, संतान कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा, यहां तक जो कुछ भी बताए हैं, क्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? हमें लगता है कि ये वाला में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वाला तो आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाता है, ठीक है ना। ये वाला आप लोगों को तो ऐसे ही समझ में आ जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ज्यादा समझाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। जनन एक ऐसा टॉपिक है ना जो बच्चों को अपने से समझ में आ जाता है, क्योंकि सब पहले से जानता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, हमें ऐसा लगता है। अच्छा, परीक्षा में एक सवाल आता है, पिछले के पिछले वर्ष 2024 में एक सवाल आया था कि सजीवों में जनन का क्या महत्व है, जनन का क्या महत्व है, लोग जनन क्यों करते हैं, जनन का महत्व बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हम लिखे थे, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि सजीवों में जनन के महत्व को लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर बड़ा आसान होगा कि सजीवों में जनन एक ऐसा जीव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जीव अपनी संख्या में क्यों वृद्धि करते हैं? जनन के द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। आजकल आप लोग सुनते हैं ना कि जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? कि लोग जनन ज्यादा कर रहे हैं। जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लोग जनन ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने एक नीति लाया, ठीक है ना, सरकार ने एक नियम भी लाया कि भाई, या फिर ऐसे बहुत सारे खोज हो चुके हैं जिसके वजह से अगर आप संभोग करते हैं, यानी कि अगर जनन करते भी हैं, तो आप संतान की उत्पत्ति से बच सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप संभोग करते भी हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा यह है कि भाई किसी संतान की उत्पत्ति ना हो, बच्चे की उत्पत्ति ना हो, तो उसके लिए बाजार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसके वजह से आप बच सकते हैं, जो कि आपको आगे मतलब इसी चैप्टर में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इसी चैप्टर में है। जैसे बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियां जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना बड़ा खतरनाक होता है, आपको हम हिदायत भी देते हैं, ठीक है ना। तो गर्भ निरोधक गोलियां जिसका कि मतलब मनाही है, नहीं करना चाहिए, शरीर पर बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है, शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चीज मिलते हैं जो कि किताब में साफ मेंशन, तो ये मतलब मेंशन किया गया है, जैसे कॉन्डम ये हो गए, कॉपर टी हो गया, ये सब बहुत सारे ऐसे चीज मिलते हैं जो ऑलरेडी किताब में मेंशन है। जो चीज किताब में मेंशन रहेगा हम उतना ही पढ़ाएंगे, किताब से बाहर हट करके या थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा हम पढ़ाने का प्रयास अगर करते हैं, अगर आप लोगों को तकलीफ न लगे, अगर आप लोगों को बुरा न लगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि भाई इनको लगे कि सर किताबें भर पढ़ाइए, किताब से बाहर मत पढ़ाइए, तो हम उतना भी करेंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ भी हम चीजें बता रहे हैं वो सब आपकी किताब में मेंशन है। यानी कि अगर कोई संभोग करते हैं और उनकी इच्छा यह है कि भाई किसी संतान की उत्पत्ति ना हो, किसी संतति की उत्पत्ति ना हो, तो वो गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर टी का प्रयोग महिलाओं में होता है और पुरुषों में कॉन्डम का उपयोग होता है। तो ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जिसके द्वारा जीवन की निरंतरता कायम रहती है। जनन की प्रक्रिया द्वारा ही संतानों की उत्पत्ति होती है। पौधे एवं जंतु जनन प्रक्रिया द्वारा निरंतर अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। संतति के सृजन की परिकल्पना जनन के बगैर नहीं किया जा सकता है। यानी कि संतति यानी संतान की कल्पना जनन के क्रिया के बिना नहीं किया जा सकता। अब एक बात हमारा सुन लीजिए, यहां पर किताब में मेंशन है कि संतान की उत्पत्ति जनन क्रिया के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन विज्ञान अब इतना डेवलप हो चुका है कि जनन क्रिया के बिना ही संतान की उत्पत्ति हो जाता है। क्या आप लोग को पता था इस बात के बारे में जानकारी?
जनन क्रिया के बिना ही संतान की उत्पत्ति हो जाती, मतलब बिना संभोग किए संतान की उत्पत्ति अब संभव है। होता क्या है, ठीक है ना, आईवीएफ सिस्टम होता है, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे को जन्म देते हैं। उसमें क्या होता है कि महिलाओं के अंडाशय में से कुछ अंडा निकाल लिया जाता है और उस अंडे से बच्चे को बाहर में तैयार किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं आजकल ऐसी भी हैं जो कि अपने अंडे को अपने अंडाशय में से, चूंकि महिलाओं में अंडाशय होता है और अंडाशय में से अंडे निकलते हैं, अंडे निकलवा करके फ्रीज करवा लिए हैं कि भाई जब मन करेगा फ्यूचर में तब बच्चे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई महिला अपने जवानी की अवस्था में अगर अपने अंडाशय में से अंडा निकलवा करके उसको फ्रीज करवा ली है, उसका 10 साल के बाद उसका मन किया कि भाई हमें बच्चा चाहिए, ठीक है ना, तो बिना शादी के भी बच्चा हो सकता है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है। अभी एक भोजपुरी की बहुत लोकप्रिय गायिका थी देवी, देवी नाम है, छठ के गीत भी बहुत गाई है, वो छठ के गीत तक गाई है, और अभी इस टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता भी हो, बहुत ज्यादा न्यूज भी ये बना था कि अभी उसका फोटो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। एक नहीं आ रहा है अभी, ठीक है ना, अभी यहां पर दिख नहीं रहा है। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, अभी खुल नहीं रहा है। भोजपुरी की एक गायिका है, बड़ा पॉपुलर गायिका है देवी, ठीक है ना, देवी नाम ही है उसका। उन्होंने अभी बिना शादी के ही आईवीएफ सिस्टम के जरिए बच्चे को जन्म दिया है। बड़ा ट्रोल हुई, लोगों ने कहा कि भाई बच्चा जब बड़ा होगा, बच्चा से जब पूछेगा कि बाप का नाम क्या है, तो बच्चा क्या कहेगा, क्या कहेगा कि हम आईवीएफ सिस्टम के जरिए आए थे, हैं? बताइए, ये जो पहले लोग कहता था ना कि अरे भाई डाउनलोड होकर के आया है क्या, तो एक तरीके से आईवीएफ सिस्टम वही है, बिना बाप का बच्चा यानी कि डाउनलोड होकर के आ गया। क्या समझ में आ रहा है ना, आईवीएफ सिस्टम जिसको बोलते हैं। विज्ञान तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जो बिना शादी के बच्चे को जन्म दे रहे हैं, वो अपने शुक्राणु को फ्रीज करवा करके, ठीक है ना। तो बिना शादी के बच्चा आराम से पॉसिबल है बच्चे के लिए, जिनके पास पैसा, लेकिन उसमें पैसा बहुत लगता है। जिनके पास पैसा है ना, उनको शादी करने का जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ बच्चे के लिए शादी कर रहे हैं तो, ठीक है ना, अब हो जाता है। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। लेकिन प्यारे बच्चों, जो प्राकृतिक चीज है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया चीज है, वो तो भाई वही है कि भाई संभोग के बाद यानी कि जनन क्रिया के बाद बच्चे की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, इससे कोई परहेज नहीं कर सकता है। यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार बताइए डबल सी, बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार डबल सी करके बता दीजिए कि यस सर, हाँ सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से बताइए, अगर यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता दीजिए कि गुरुजी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो बता दीजिए कि हाँ सर, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लियर है ना। देख भी लिए सर, वाह वाह, आप लोग तुरंत न्यूज चेक कर लेते हैं ना। चलिए, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो बाबू, अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे, अभी जस्ट हम आप लोगों को बता रहे थे कि जनन क्रिया करने के लिए, समझिएगा, जनन क्रिया करने के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि नर और मादा चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अगर जनन क्रिया करने के लिए नर और मादा चाहिए, अच्छा, जनन क्रिया करने के लिए कैसे जनन क्रिया होगा, तो प्यारे बच्चों समझिएगा जरा ध्यान से। नर का होता है नरलिंग, क्या होता है? नरलिंग, और मादा का होता है मादा लिंग, ठीक है ना, मादा लिंग। तो नरलिंग से मादा लिंग का मिलन होता है, नरलिंग से मादा लिंग का मिलन होता है। तो नरलिंग और मादा लिंग जब आपस में मिलते हैं तो उसी को संभोग या फिर जनन कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, चूंकि जनन क्रिया में नर लिंग का मिलन मादा लिंग से हो रहा है, यानी कि इसमें एक लिंग जो है वो दूसरे लिंग से मिल रहा है, तो इसलिए
अगर जनन क्रिया में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर जनन क्रिया में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं लैंगिक। चूंकि लिंग इसमें भाग ले रहा है ना, तो इसलिए हम इसको लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू? बताइए जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आया? बताओ बाबू यहां तक। देखिए, जनन क्रिया में चूंकि नर और मादा, अगर नर और मादा दोनों भाग ले, अगर एक मेल और एक फीमेल, नर को कहते हैं क्या बाबू? मेल, मेल कहते हैं, और मादा को क्या कहते हैं? फीमेल। ठीक है ना, जिसको स्त्री और पुरुष कहते हैं। देखते हैं ना कि अगर, अच्छा कभी ऐसा देखे हैं, शादी हमेशा एक लड़का का एक लड़की के साथ होता है। कभी ऐसा सुने हैं कि मतलब शादी लड़का का लड़के के साथ हो गया, या फिर लड़की का शादी लड़की के साथ हो गया? अगर कोई ऐसा कर भी लेता है ना, तो उसको लेस्बियन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा केस ऐसा मिलता है कि कोई लड़की लड़की से शादी कर ली, कोई लड़का लड़का से शादी कर लिया। ठीक है ना, तो उसको लेस्बियन कहा जाता है, कि समान लिंग वाले के प्रति आकर्षित होना। ऐसे लोग जो आकर्षित होते हैं वो विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये बात आप लोग को पता होगा। अगर कोई लड़का है तो वो लड़की के प्रति आकर्षित होगा, अगर कोई लड़की है तो वो लड़के के प्रति आकर्षित होगी। यानी कि अपने से विपरीत लिंग वाले के प्रति कोई आकर्षित होता है। लेकिन अगर कोई समान लिंग वाले के प्रति आकर्षित हो रहा है, कोई लड़की अगर किसी लड़की के प्रति ही आकर्षित हो रही है, ठीक है ना, कोई लड़का अगर किसी लड़के के प्रति ही आकर्षित हो रहा है, तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे आमतौर पर जो प्रकृति का नियम है, तो वो एक नर एक मादा दोनों मिल करके आपस में संभोग करते हैं, और इसलिए चूंकि नर का नरलिंग और मादा का मादा लिंग इसमें भाग ले रहा है, इसलिए इसको लैंगिक जनन कहा गया। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात और समझिएगा, लेकिन एक बात और समझिएगा, ठीक है ना, लेकिन एक बात और समझिएगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है ना, मतलब एक ही जीव, या तो नर अकेले वो जन्म मतलब अपने से अगले संतान को जन्म दे दिया, या फिर मादा अकेले अपने से अगले संतान को जन्म दे दी। यानी कि नर और मादा का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जिस जनन की क्रिया में नर और मादा का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं अलैंगिक। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो दो प्रकार के जनन हुआ, एक तो हो गया यहां पहला नंबर लैंगिक जनन, और यहां दूसरा नंबर हो गया अलैंगिक जनन। ठीक है ना बाबू? सर किन्नर क्या होता है? देखो बाबू, जो किन्नर है ना, उसको थर्ड जेंडर कहा जाता है। किन्नर को क्या कहा जाता है? थर्ड जेंडर। जैसे कोई अगर मेल है तो वो क्या है? पुरुष है। ठीक है ना, उसके पास नर लिंग है। अगर कोई फीमेल है तो वो मादा है, उसके पास मादा लिंग है। लेकिन जो किन्नर होता है उसके पास न तो नरलिंग होता है और न ही मादा लिंग होता है। ठीक है ना, यानी कि वो पुरुष और स्त्री दोनों के बीच का चीज है। ना तो वो पुरुष है ना तो वो स्त्री है। ठीक है ना, वो क्या है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किन्नर बोलते हैं। ऐसे तो बोलने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह का चीज बोल देते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। किन्नर समाज भी एक समाज है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। अरे भगवान ने आपको पुरुष बनाया, भगवान ने किसी को महिला बनाया, वैसे ही भगवान ने बेचारे को किन्नर बनाया। तो ऐसा नहीं है कि वे लोग अलग प्रजाति हैं, तो मानव बुद्धि उनमें भी है, विवेक उनमें भी है, सोचने की क्षमता उनमें भी है, फीलिंग्स उनमें भी होती है। तो भाई उन लोगों को कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी उन लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग उनको अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं, जो कि नहीं चिढ़ाना चाहिए। बल्कि ऐसा हमारी समाज में ऐसी धारणाएं हैं, हमारी समाज में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो किन्नर समाज के लोग होते हैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद सीधे सीधे पड़ता है। ठीक है ना, तो हमेशा किन्नर समाज अगर मिले तो कोशिश करिए कि उनसे आशीर्वाद लें। ठीक है ना, उनसे मुंह ना लगाइए। ठीक है ना, उनको कुछ उल्टा सीधा ना बोलिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। ऐसी मान्यता है। ठीक है ना, हम अपना पर्सनली बता रहे हैं। हमें जहां पर भी किन्नर समाज के लोग मिलते हैं, तो जो भाई जो किन्नर समाज के लोग मिलते हैं तो कुछ पैसे मांगते हैं कि भाई पैसे दे दीजिए। तो मांगते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना भी आपसे हो पाए
उनको दीजिए और बदले में कहिए कि आशीर्वाद दीजिए। ठीक है ना, किन्नर समाज के लोग कहीं भी मिले ना तो बदले में कहिए कि आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पैसा लेकर के छोड़ दीजिए, पैसा के बदले में हमको कुछ नहीं, बस आशीर्वाद चाहिए। किन्नर अगर दिल से आशीर्वाद देते हैं ना तो वो पल जाता है, मिल जाता है, लग जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि जनन में अगर नर और मादा भाग ले रहा है तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन, और अगर नर और मादा भाग नहीं ले रहा हो तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। समझ में आया? यानी कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ, एक मिनट बाबू जरा सा लाइट बंद हो। ठीक है ना, कहने का क्या मतलब हुआ? तो कहने का यह मतलब हुआ कि जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ठीक है ना, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया लैंगिक जनन, पहला हो गया लैंगिक जनन, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। तो पहला हो गया लैंगिक जनन और दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें एक चीज आप लोग बहुत शॉर्टकट में याद रखिएगा। ठीक है ना बाबू, बहुत शॉर्टकट में याद रखिएगा। जो लैंगिक जनन है इसमें दो जीव भाग लेते हैं। कौन कौन? एक नर और एक मादा। तो लिखिएगा, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। इसमें दो विपरीत लिंग वाले, ऐसे लिखिए, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ठीक है ना, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। जैसे कौन कौन हो गया बाबू? नर और मादा। ठीक है ना, नर और मादा। यानी कि लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। एक नर तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मादा, याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखिए ध्यान से। अब दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। दूसरा क्या हो गया? अलैंगिक जनन। तो इसमें विपरीत लिंग वाले जीव भाग नहीं लेते हैं, इसमें एक गो जीव भाग लेता है और उसी से संतान की उत्पत्ति हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन इसमें एकल जीव भाग लेता है। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? इसमें एकल जीव भाग लेता है। इसमें एकल जीव भाग लेता है। इसमें कौन भाग लेता है? तो एकल जीव भाग लेता है। तो प्यारे बच्चों, अगर लैंगिक और अलैंगिक का परिभाषा पूछेगा तो बड़ा आसानी से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये जो लैंगिक जनन होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, जैसे मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, ये सब में होता है। अलैंगिक जनन जो होता है, कहिएगा कि सर कौन सा ऐसा जीव है जो अकेले संतान को उत्पन्न कर देता है, उसको मतलब दूसरे विपरीत लिंग वाले जीव का भाग ये मतलब जरूरत ही नहीं पड़ता है? तो ये एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे एक कोशिकीय, इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव हम लिख देते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव। जल्दी जल्दी से आप लोग दूगो एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। एक कोशिकीय जीव, फटाफट से आप लोग दूगो एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ बाबू। लिख सकते हैं पहला में अमीबा, ये तो कॉमन है, सब लोगों को पता है। दूसरा लिख सकते हैं यूग्लिना, यूग्लिना या फिर पैरामेसियम लिख दीजिए, पैरामेसियम। ठीक है ना, ये सब एकल जीव है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, तो अगर लैंगिक जनन का परिभाषा पूछे तो सिंपल लिखिए। अगर लैंगिक का परिभाषा पूछे तो सिंपल लिखिए कि जनन की वो वैसी प्रक्रिया जिसमें, ये जनन की वो वैसी प्रक्रिया जिसमें विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। और इसका अलैंगिक जनन का तो लिखेंगे कि जनन की वो वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव, ये दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग न लेकर सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जैसे कोई एक कोशिकीय जीव हो गया। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा।
जैसे देखिए, लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा भाग लेते हैं, यानी कि एक पुरुष और एक महिला। लेकिन अलैंगिक जनन में एकल जीव में अमीबा भाग लेता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए बाबू, अलैंगिक जनन होता क्या है? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। आप कहिएगा कि सर यह अकेले कैसे जनन कर लेता है? आपके मन में यह सवाल आएगा कि नहीं आएगा कि सर ये जो है अमीबा, यह अकेले कैसे कर लेता है? अमीबा अकेले बाबू जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है, अकेले भाग नहीं लेता है। आप ऐसा समझिए, कुछ देर के लिए आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई पुरुष है, अगर कोई पुरुष और कोई स्त्री को बच्चे को जन्म देना हो, या फिर कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति करना हो, तो क्या करेगा भाई? ये लोग आपस में जनन करेंगे, उसके बाद है ना संतान का उत्पत्ति होगा। जनन करने के बाद क्या होता है? गर्भधारण होता है, फिर 9 महीने तक बच्चा ये गर्भ में रहता है, 9 महीने के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये होता है लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन कैसे होता है आपको हम बताते हैं, जरा देखिए। जैसे मान लिया जाए ये क्या है? अमीबा है। हम इसको अमीबा कुछ देर के लिए मान लेते हैं। ऐसे तो ये पेपर है, लेकिन आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि ये क्या है? अमीबा है। इसको आप कुछ देर के लिए क्या मान लीजिए? अमीबा मान लीजिए। अब कहिएगा कि सर ठीक है, हम इसको अमीबा मान लिए। अब बताइए कि अकेले कैसे संतान का उत्पत्ति करेगा? बताइए, अकेले संतान का उत्पत्ति कैसे करेगा? एगो से दूगो कैसे होगा अकेले? भाई बताइए ना, एगो से दूगो कैसे होगी? कैसे अपने बच्चे को जन्म देगा? ये अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कुछ करता वर्ता नहीं है, अपने शरीर को ही बांट के 2 भागों में कर लेता है। यानी कि ये जो अमीबा है ना, ये क्या करेगा? अपने शरीर को 2 भागों में बांट लेगा। लीजिए भाई, 2 गो बन गया। और ज्यादा करना है और अपने शरीर को ही बांट लेगा। लीजिए, और अधिक करना है और ये अपने शरीर को बांट लेगा। मतलब एक कोशिकीय जीव अपने शरीर का विभाजन कर लेते हैं। आप देखिए इस फोटो में, एक वो अमीबा था, धीरे 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 करके ये 2 गो बन गया। तो बताइए, एकरा में नर और मादा की जरूरत पड़ेगा? इसमें तो नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो भाई अकेले काफी है। समझ आ गया ना? ये तो अकेले काफी है। तो लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में 2 जीव भाग नहीं लेते हैं। बताओ बाबू, क्लियर है? तो आप हमें इतना बता दीजिए। अच्छा, एक बात और आप लोग को बता देते हैं। अच्छा, आप हमें इतना बता दीजिए, आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जरा बताइएगा। एकदम सिंपल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं। चूहा लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन करता है? जल्दी से जवाब बता दीजिए। चूहा लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन करता है? जल्दी से बता बाबू। चूहा लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन करता है? जैसे देख लीजिए जरा ध्यान से, ये चूहा है, ठीक है ना? ये चूहा है, ये चूहा है, और आप देख रहे हैं कि चूहे का ढेर सारा बच्चा है ना? चूहिया, और ये चूहिया का ढेर सारा बच्चा है। ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप बच्चे को जन्म दिया कि अलैंगिक? बताओ बाबू, लैंगिक जनन के फलस्वरूप बच्चे को जन्म दिया है कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप? जल्दी से बताइए। ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप बच्चे को जन्म दिया या अलैंगिक जनन के फलस्वरूप? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो लैंगिक जनन किया है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के लिए चूहा और चूहिया दोनों आपस में जनन की क्रिया किया होगा और उसके बाद ही तो बच्चे का जन्म हुआ। तो यहां पे लैंगिक जनन हुआ है। कौन सा जनन हुआ है? लैंगिक जनन हुआ है। ध्यान रखिएगा। क्लियर बाबू? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए अब आपको एक चीज बताते हैं। लैंगिक जनन के बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, चाहे पहले हम लोग लैंगिक जनन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं लैंगिक का, किसका बात करते हैं? लैंगिक का।
अगर हम बात कर ले प्यारे बच्चों लैंगिक जनन का, तो आप लोगों को पता है कि इसमें नर भाग लेता है और इसमें मादा। ठीक है बाबू, समझिएगा जरा ध्यान से। नर जो होता है इसमें से निकलता है शुक्राणु। इसमें से क्या निकलता है? शुक्राणु। ध्यान रखिएगा, संभोग करने के दौरान नर में से क्या निकलता है? शुक्राणु निकलता है। और मादा में से क्या निकलता है? मादा में से निकलता है अंडाणु। मादा में से क्या निकलता है? अंडाणु। ठीक है ना। यानी कि लैंगिक जनन में, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों भाग लेता है, लेकिन अलैंगिक जनन में न तो शुक्राणु भाग लेगा और न तो अंडाणु भाग लेगा। ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जब संभोग होता है, ठीक है ना, जब जनन होता है तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में मिलते हैं, और जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसको कहा जाता है निषेचन। इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसको निषेचन कहा जाता है। याद रहेगा। जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में भाग लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और, जब नर और मादा जनन क्रिया करते हैं और उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो देखने में या तो नर के जैसा या तो मादा के जैसा होगा। देखते हैं ना, किसी बच्चे का जन्म होता है तो जैसे ही जन्म होगा बचवा लगेगा चूहा नियन। बच्चा का जब जन्म होता है ना तो बच्चा एकदम चूहा नियन लगता है। हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, एकदम लगेगा कि बच्चा लाल है। लेकिन जो घर की बुजुर्ग महिला होती हैं, जो घर की जो दादी होती हैं, वो तुरंत कहेंगे अरे ये बप्पा पर गेलो है, ये तो बप्पा पर गेलो है। चाहे कोई आएंगे तो कहेंगे अरे ना मैया नियन मुंह लगा, एकदम मैया पर गेले है। कोई कहेगा कि बप्पा पर गेले है, कोई कहेगा कि ना एकदम ही एक मुंह में मैया से मिल रहे है, एकदम मैया पर गेले है। तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है, हम लोग को लगा करे हैं ये तो ना बप्पा नियन लगता है ना मैया नियन लगता है, केकरा नियन लगता है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग को कुछ अलग ही लगता है भाई, चेहरे में नहीं पता ना था, चूहा नियन जरी को लग रहा है भाई, कौन पहचानेगा चेहरा। लेकिन ओह निषेचन लिखा गया जी, निषेचन हम बोले ना, निषेचन। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निषेचन टवर्गी ना, नहीं ये वाला ना होता है, समझ में आ गया ना। लेकिन एक बात तो एकदम आपको मानना पड़ेगा कि लैंगिक जनन में जो बच्चे का जन्म होता है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, लैंगिक जनन में जो बच्चे का जन्म होता है वो या तो बाप पर जाएगा या तो माए पर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो संतान जन्म लिया वो जनक के जैसा होता है, चाहे माए के जैसा हो चाहे बाप के जैसा हो, लेकिन होगा किसके जैसा? जनक के जैसा ही। ठीक है ना। अच्छा, लैंगिक जनन में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु भाग लेता है, तो शुक्राणु जो नर है, नर से बनता है नर युग्मक। क्या बनता है? नर युग्मक। और मादा से क्या बनता है? मादा युग्मक। मादा से क्या बनेगा? मादा युग्मक। ठीक है ना। तो नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। ठीक है। तो लैंगिक जनन में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अभी आपको बताए कि लैंगिक जनन में, अच्छा एक बात और, यहां पर ना आप लोगों को हम एकदम सीधा सीधा सब कुछ दिखाते हैं, एकदम जरा ध्यान से देखिएगा। हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले लैंगिक जनन। ओहो देखिए फोटोआ, देखिए यह है शाहरुख खान, आई है शाहरुख खान के बेटा। देखिए तो चेहरवा नहीं मिल रहा है, चेहरवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चेहरवा मिल रहा है ना बाबू। तो इसका मतलब कि लैंगिक जनन है। जनक के समान ये बेटा है, ये बाप है, तो जनक के समान एकदम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
जनक के समान दिख रहा है, यानी कि लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का कुछ गुण होता है। अभी आपको बताएं कि लैंगिक जनन में नर के तरफ से शुक्राणु भाग लेता है और मादा के तरफ से अंडाणु भाग लेता है। बताया ना कि नर के तरफ से शुक्राणु और अंडाणु भाग लेता है। इसमें निषेचन, चूंकि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन का क्रिया होता है। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जनन में शुक्राणु भाग लेता है, अंडाणु भाग लेता है, और जब दोनों मिलता है तो निषेचन का क्रिया होता है। बता दिए। अच्छा, आपको यह भी बता दिए कि जो संतान उत्पत्ति होता है वो आनुवांशिक रूप से जनक के जैसा होता है। यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है ना, जो बच्चा जन्म लेता है वो एकदम अपने जनक के जैसा, यानी कि माए बाप के जैसा दिखता है। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है बड़ा जटिल प्रक्रिया है, ये बड़ा आसान प्रक्रिया नहीं है। ये जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। ये भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। इसमें युग्मक का निर्माण होता है और इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, यानी कि एक नर और एक मादा। तो इस तरीके से ये लैंगिक जनन का गुण हो गया। अब सीधे इसका उल्टा कर दीजिएगा तो अलैंगिक जनन का गुण हो जाएगा। ठीक है ना, इसका उल्टा करिएगा तो ये अलैंगिक जनन का गुण हो जाएगा। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि अलैंगिक जनन का गुण बताइए तो एकदम लैंगिक का उल्टा मार देंगे। लैंगिक में शुक्राणु भाग लेता था, यहां पर शुक्राणु भाग नहीं लेगा। ठीक है बाबू। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन में शुक्राणु भाग लेता था, यहां पे शुक्राणु भाग नहीं लेगा। लैंगिक जनन में अंडाणु भाग लेता था, लेकिन अलैंगिक में अंडाणु भाग नहीं लेगा। लेकिन अच्छा, जब शुक्राणु और अंडाणु भागे नहीं लेगा तो निषेचन का क्रिया नहीं होगा। जब शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेगा तो निषेचन का क्रिया भी नहीं होगा। इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। यानी कि जो संतान का उत्पत्ति होता है वो किसके जैसा होता है? जनक के समान, जनक के जैसा ही दिखता है। इसके जैसा दिखता है, जनक के जैसा ही दिखता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, चूंकि नर और मादा मिला ही नहीं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में नर और मादा मिलता ही नहीं है। तो जब नर और मादा मिलेगा ही नहीं तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा। नर मिलता है तो नर युग्मक, मादा मिलता है तो मादा युग्मक बनता है, लेकिन नर और मादा मिल ही नहीं रहा है तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा। आपको अभी बताए हैं कि अलैंगिक में केवल एक के वो जनक भाग लेता है, इसमें विपरीत लिंग वाले का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें नर और मादा का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको इतना तो समझा दिए हैं। इसमें एक के वो जीव भाग लेता है और यह सरल जीवों और पादपों में होता है। यानी कि जो सरल जीव हैं, ये कोशिकीय जीव हैं, उनमें होता है, और जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी अलैंगिक जनन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेड़ पौधों में लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक, बताइए। पेड़ पौधों में लैंगिक होता है कि अलैंगिक? पेड़ पौधे नर और मादा खोजते हैं? नहीं ना, पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन होता है। पेड़ पौधों में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है बाबू, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो परीक्षा में सवाल भी आता है, देख लीजिए 2017 में एक सवाल आया था कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन दो प्रकार का, कौन कौन? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, मतलब एक जीव भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता है, उसको अलैंगिक जनन। और जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बाबू? यहां तक आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन आखिर कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम आपको पूरा बताते जाते हैं, जरा आप लोग अच्छे तरीके से देखते जाइएगा। ठीक है बाबू? अच्छा, अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हैं कि जैसे ये कोई अमीबा है, ठीक है ना, ये अमीबा क्या होगा कि दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो ये दो गो बन जाएगा। बहुत बार ये दो गो से ज्यादा भी बन सकता है, लीजिए तीन तीन गो बन गया। कुछ बार ऐसा होगा कि ये चार गो बन जाएगा, लीजिए चार गो बन जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक जीव है
ठीक है ना, एक जीव है, अगर ये 2 भाग में विघटित हो गया, कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है ना। अगर 2 भागों में विघटित हो गया तो इसको बोलेंगे विखंडन। इसको क्या बोलेंगे? विखंडन। इसको क्या बोलते हैं? विखंडन। अगर कोई एक जीव 2 भागों में विखंडित हो गया तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? विखंडन। समझ में आ गया? ओ नहीं नहीं, हम उल्टा बता दिए। अगर 2 भागों में अगर बट गया तो इसको बोलेंगे द्विखंडन। देखिए 2 भागों में बटा है ना, तो इसको बोलेंगे द्विखंडन। इसको क्या बोलेंगे? द्विखंडन। और चूंकि 2 से अधिक भागों में विघटित हो रहा है तो इसको बोलेंगे विखंडन। विखंडन याद रहेगा। 2 भागों में अगर विघटित हो जाए तो बोलेंगे द्विखंडन, 2 से अधिक भागों में तो विखंडन, और अगर बहुत सारे भागों में विघटित हो जाए तो इसको बोलेंगे बहुखंडन। क्या बोलेंगे? बहुखंडन। तो सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा कि विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है ना, ये 3 चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बाबू सबसे पहला प्रकार यही होता है, विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है ना। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें जीव जनक 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा समान संतति को उत्पन्न करता है। यानी कि 2 भागों में विभक्त हो गया या 2 से थोड़ा अधिक भागों में भी विभक्त हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? विखंडन। द्विखंडन क्या है? तो विखंडन की वह विधि जिसमें जनक 2 भागों में विभक्त हो जाए। देखो बाबू, विखंडन का ही यह प्रकार है, द्विखंडन और बहुखंडन। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। विखंडन, सबका तो विखंडन ही हुआ है, लेकिन विखंडन का ही प्रकार है द्विखंडन और इधर बहुखंडन। याद रखिएगा, 2 भागों में बंट गया तो द्विखंडन, 2 से अधिक भागों में बंट गया तो बहुखंडन। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। यानी कि विखंडन जो है इसी का प्रकार है, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। अगर आपसे पूछे कि विखंडन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन? द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बाबू यहां पर द्विखंडन और बहुखंडन आप लोग याद रखेंगे। तो विखंडन बता दिए कि 2 या 2 से अधिक भागों में अगर बंट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? साफ लिखा है कि जनक 2 या 2 से, यहां पर अधिक छूट गया है, 2 या 2 से अधिक भागों में अगर विभक्त हो जाए और विभक्त होकर के अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे तो उसको बोलेंगे विखंडन। अगर 2 भागों में विभक्त हो जाए तो उसको द्विखंडन, अगर 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाए तो उसको बहुखंडन, ठीक है ना। तो विखंडन की वह विधि जिसमें जनक 2 भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है, उसे अपनी मातृ संतति के जैसे समान संतति उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विखंडन। जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, अमीबा, प्रमेसियम। देखो अमीबा जो है ना वो द्विखंडन में भी आएगा और बहुखंडन में भी आएगा, क्योंकि अमीबा 2 भागों में भी बंट सकता है, 2 से अधिक भागों में भी बंट सकता है, ठीक है। अमीबा जो है वह 2 भागों में भी बंट सकता है और 2 से अधिक भागों में भी बंट सकता है। तो अमीबा में द्विखंडन भी हो सकता है और बहुखंडन भी हो सकता है, ठीक है ना। अमीबा में द्विखंडन भी हो सकता है और बहुखंडन भी हो सकता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुखंडन क्या है? तो विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे पुट्टी कहते हैं। यानी कि एक आवरण रहता है उसमें एकदम सुरक्षित है। जैसे इस प्रकार से देख लीजिए, एक आवरण है उसमें ढेर सारा अमीबा क्या है? सुरक्षित है, और एकाएक वो आवरण फटेगा और उसमें से ढेर सारा क्या निकल जाएगा? जीव निकल जाएगा। यानी कि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, एक आवरण है, ठीक है ना, और इसमें ढेर सारा जीव है, ढेर सारा जीव है, एकदम बहुत सारा एकदम जीव है, खचखचा करके एकदम भरल है, समझ गए ना। और ये जब फटेगा तो इसमें से जितना जीव है सब बाहर निकल जाएगा और सब अपना अपना नया जीवन बिताने लगेगा। समझ में आ गया ना। तो यही कह रहा है कि विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, पुट्टी कहते हैं। और यह पुट्टी अचानक फटता है, पुट्टी मतलब आवरण, वो क्या होगा? अचानक से फटेगा और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा समान संतान उत्पन्न करता है। उसे ही क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन और बहुखंडन ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता भी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में पूछा था 2021 में कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए।
द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर, ये 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है बाबू। तो आप लोगों को हम इतना सारा चीज पढ़ा दिए कि आप लोगों से दो अंतर याद नहीं होगा? बताओ जल्दी से, क्या आप लोगों से दो अंतर याद नहीं होगा? बताइए, बताओ बाबू, दो अंतर आप लोगों से याद नहीं हो जाएगा? आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, कल टेस्ट है। अच्छा, कल टेस्ट है, पढ़ना है। चलिए भाई, हैं? चलिए तो ऐसा करते हैं ना, आज यही वाला क्लास करा देते हैं, इसके बाद वाला क्लास छोड़ देंगे। आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, एक ही क्लास करा देते हैं। हमको भी क्वेश्चन तैयार करना है कल के टेस्ट के लिए, क्वेश्चन तैयार अभी किए नहीं है, तो आज रात में जग करके क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो आज ना यही वाला क्लास सिर्फ करा करके छोड़ देंगे, मतलब अलैंगिक खत्म कर देते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से तैयारी करिएगा, पढ़ाई करिएगा, ठीक है? देखो बाबू, तो अच्छा आप में से बताइए, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर आप लोगों को लिखा जाएगा? हो जाएगा। इसमें दो जीव भाग लेता है, इसमें दो से अधिक जीव भाग लेता है, एकदम आराम से याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आराम से द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर आप लोग लिख सकते हैं। इसमें जनक दो भागों में विभक्त होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। इसमें जीव एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है जो अचानक फटती है, और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन यापन करना शुरू कर देता है। इसके संतति जीव शारीरिक तथा अनुवांशिक गुणों में जनक जीव के समान होता है, जैसे जीवाणु, अमीबा, प्रेमेशियम, शैवाल, युग्लिना, ये सब। और इस प्रकार से उत्पन्न संततियों को अनुजात कहते हैं, क्योंकि विभाजन के बाद जनक जीव का शरीर पूर्णतः नष्ट हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा इत्यादि। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये वाला चीज प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बोलिए, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो जाएगा? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो जाएगा? अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना? हाँ, यहां तक सारे बच्चों का एकदम कंठस्थ हो जाएगा याद? चलिए, तो अभी तो हम आपको सिर्फ द्विखंडन बताए हैं। द्विखंडन के बाद होता है मुकुलन। फोटो देखिएगा, फोटो से समझ में आ जाएगा मुकुलन क्या होता है। मुकुलन क्या होता है आप फोटो देखिए बाबू, फोटो से एकदम समझ में आ जाएगा पूरा, फोटो से एकदम पूरा समझ में आ जाएगा कि मुकुलन क्या है। इस फोटो को जरा गौर से देखिए, क्या समझ में आया? इस फोटो को अगर आप गौर से देखेंगे तो मुकुलन समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यह कोई जीव है, इसमें से छोटे गो के एकदम जरी गो के निकला है, ठीक है ना? यही जो जरी गो के निकला था इधर आकर के धीरे धीरे बड़ा हो गया, और जब धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये और बड़ा हो गया, और इसी के जैसा दूसरा जीव बन गया। बाद में ये यहां से एकदम अलगे हो जाएगा, ये एक अलग जीव, ये एक अलग जीव। तो अगर इस तरीके से अगर शरीर में से कोई अलग, क्या कह सकते हैं, अंग निकले, मुकुल निकले, इसको मुकुल कहते हैं। ये अलग जो निकल रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? मुकुल, ठीक है? शरीर में से एक अलग मुकुल निकल रहा है और इसलिए इसको मुकुलन कहते हैं। शरीर में से क्या निकल रहा है? मुकुल निकल रहा है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। क्लियर हो गया बाबू? शरीर में से मुकुल निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? मुकुलन कह सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो मुकुलन क्या है बाबू आप समझिएगा। मुकुलन, जब फोटो से समझ गए ना, अब परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा। मुकुलन क्या है? तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। कोई जीव है, कोई जीव है, और जीव के शरीर में से देख रहे हैं उभार निकल रहा है, ठीक है ना? तो जीव के शरीर में से उभार निकलता है, जिसे मुकुल कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं? मुकुल के अलावा भी हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको ध्यान रखिएगा, मुकुल के अलावा इसको क्या कह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कली, ठीक है ना? कली कहते हैं। और मुकुल से फिर नए जीव का निर्माण हो जाता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। जैसे हाइड्रा, इस्ट, हाइड्रा और इस्ट, इस समय मुकुलन होता है। परीक्षा में सवाल भी आया था, मुकुलन क्या है? 2017 में सवाल आया है, तो जब मुकुलन के बारे में पूछे तो सेम टू सेम ये वाला लिख दीजिए। देखिए ऊपर ही वाला चीज हम नीचे लिख दिए हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो मुकुलन भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, ठीक है बाबू? मुकुलन भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। चलिए, अब इसके बाद तीसरा होता है अपखंडन। अपखंडन क्या होता है भाई? अपखंडन क्या होता है? अपखंडन मतलब होता है, जैसे देख लीजिए कोई एक जीव है, इतना लंबा कोई जीव है, ठीक है ना? इतना लंबा प्यारे बच्चे कोई जीव है, इस तरीके से, ठीक है ना? इतना लंबा कोई जीव है, इस तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से कोई जीव है।
और ये क्या होगा, इसका शरीर अपने से बंट जाएगा। जैसे मान लिया जाए इतना लंबा जीव है, अब देख लीजिए एक गो जीव था और कितना जीव बन गया, देख लीजिए ये एक अलग जीव, ये एक अलग जीव, ये अलग जीव, ये अलग जीव, ये अलग जीव, मतलब एगो से 5 गो जीव बन गया। तो इसको हम लोग कहते हैं अपखंडन। इसको क्या कहते हैं, अपखंडन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अपखंडन कहेंगे। तो बउआ याद रखिएगा कि जब कोई जनक का शरीर 2 हिस्सों में टूट जाए और दोनों हिस्से अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे अपखंडन कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई जनक का शरीर, जब कोई जनक का शरीर 2 हिस्से में टूट जाए और दोनों हिस्सा अपना अलग जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे क्या कहेंगे, अपखंडन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद होता है पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। ठीक है ना। जैसे छिपकली को आप लोग देखते हैं, छिपकली का पूंछ कटता है फिर नया पूंछ जन्म जाता है। देखे है ना, छिपकली का पूंछ कटेगा नया पूंछ जन्म जाएगा, जिसको पुनर्जनन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास कर लेता है। पूंछी कट गया है लेकिन फिर से नया पूंछ निकल जाएगा, तो इसको पुनर्जनन कहते हैं। जीवों में जो क्षतिग्रस्त या खोया हुआ अंग है या कोशिका, उसको फिर से विकसित करने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाता है। जैसे प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, फीता कृमि, छिपकली, ये सब याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया है कि पुनर्जनन क्या होता है, 2021 में पूछा गया है। पुनर्जनन क्या होता है, ये 2021 में पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आलू पर। वो आलू को आप लोग देखे हैं, आलूआ को काट करके लगा दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक आलू है, इसको 2 भाग में काट दीजिए, दोनों को मिट्टी में लगा दीजिए, देखिएगा कि दोनों से नया पौधा बन गया। जो प्याज है, प्याज को काट दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। गन्ना, आप लोग गन्ना का खेती देखे हैं, गन्ना का एक पौधा उसको 10 भाग में काट दीजिए और 10 को लगा दीजिए, मतलब एक पौधा से 10 पौधा बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन इसी को बोलते हैं। गुलाब का फूल आपको लगाना होता है, कैसे लगाते हैं, गुलाब का एगो पंखुड़ी तोड़ करके लाते हैं और उसको मिट्टी में लगा करके पानी से पटा देते हैं, बस हो गया, नया पौधा बन जाता है। तो इसको बोलते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़, तना, पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास किया जाता है। जड़, तना, पत्ती के माध्यम से अगर नया पौधा का विकास हो, अगर जड़, तना या पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास हो तो उसको क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। देख रहे हैं ना, इसमें 2 जीव का भाग पड़ रहा है। इसमें मतलब एक नर लिंग और एक मादा लिंग का जरूरत तो नहीं पड़ रहा है, आराम से ये हो जा रहा है भाई, एकल जीव भाग ले रहा है। आलू को हम अगर मिट्टी में लगा देंगे तो आलूआ क्या कहेगा कि एगो हमको नर आलू चाहिए, चाहे कहेगा कि हमको मादा आलू चाहिए। आलू काट दिए, वो अपने से पौधा बन जाएगा, उससे ढेर सारा आलू हो जाएगा, उसको नर और मादा का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर अलैंगिक जनन हो रहा है, लैंगिक जनन नहीं हो रहा है। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़, तना, पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास किया जाता है, कायिक जनन कहलाता है। जैसे गुलाब, अंगूर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब हो जाएगा। कायिक जनन का परिभाषा भी परीक्षा में पूछा है बाबू। देखिए 2 वर्ष ये सवाल आया है, 2019 में भी और 2022 में भी 2 बार ये पूछा गया है कि बताइए कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक जनन क्या है। आराम से बता दीजिएगा कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़, तना, पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास होता है। चाहे जड़ से नया पौधा बन जाए, चाहे पत्ती से नया पौधा बन जाए, चाहे ये जो तना है उससे नया पौधा बन जाए, उससे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, बीजाणु जनन होता है कि एक सूक्ष्म थैली जैसा संरचना होता है और उसमें ढेर सारे जीव होते हैं, फिर अचानक से यह थैली फट जाता है और इतने सारे जीव एक के बार निकल गया, उसको बोलते हैं बीजाणु जनन।
ठीक है ना, उसको बोलते हैं बीजाणु जनन। तो प्यारे बच्चों, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है। यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल और कवक आदि में पाई जाती है। बीजाणु धानियां एक सूक्ष्म थैली जैसी संरचना, यानी कि एक थैली जैसा, देख लीजिए ना, एक थैला जैसा संरचना, और ये सब फटेगा, और सब फटेगा ना तो इसमें से असंख्य गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु का निर्माण होता है। जब ये फटता है तो इसमें से बहुत सारे जीवाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, और ये बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं, जिससे इनके भीतर नए नए जीव बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय में सवाल आ सकता है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या व्याख्या करिए। तो एकल जीवों में विखंडन होता है। विखंडन दो प्रकार के, द्विखंडन, बहुखंडन, फिर मुकुलन हो गया, फिर अपखंडन हो गया, पुनर्जनन हो गया, फिर कायिक जनन हो गया, बीजाणु जनन। ये सब आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यहां तक आप लोगों को अलैंगिक जनन बताया कि अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार हैं। कौन कौन बाबू? तो पहला बता दिए विखंडन, विखंडन, और ये दो प्रकार के बताए। एक तो बताए द्विखंडन और दूसरा बताए बहुखंडन, दूसरा बताए बहुखंडन। फिर दूसरा नंबर में क्या बताए? विखंडन के बाद क्या बताए थे? विखंडन के बाद मुकुलन, जिसमें मुकुल निकलता था, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? मुकुलन। मुकुल निकलता था और उससे फिर नया जीव बन जाता था। फिर तीसरा बताए आपको अपखंडन। अपखंडन कि भाई एक जनक होता है और उसका शरीर अलग अलग भागों में बंट जाता है, सबसे अलग अलग जीव बन जाता है। यह हो गया तीसरा। फिर उसके बाद बताए चौथा पुनर्जनन। छिपकली का पूंछ कटेगा, नया पूंछ बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। फिर उसके बाद पांचवा बताए कायिक जनन। कायिक जनन, आलू प्याज को काट काट के लगा दीजिए, नया पौधा बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। और फिर छठा नंबर में क्या होगा? बीजाणु जनन। क्या होगा बाबू? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। तो अलैंगिक जनन के इतने सारे प्रकार हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के इतने सारे प्रकार हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। मजा आता है सर आपसे पढ़ने में? अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी, सब कुछ समझ में आ गया। अगर यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया है तो एक बार कह दीजिए कि हाँ सर, पूरा समझ में आ गया। आ गया ना? तो अब आप लोगों को अलैंगिक जनन हम पूरा पढ़ा दिए। अब असली मजा कल से है लैंगिक जनन पढ़ने में। आज तो पेड़ पौधा एक कोशिकीय जीव के बारे में ही पढ़ने में रह गए। कल से प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं लैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन के बारे में हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है ना। आज हम आपको अलैंगिक भी बता दिए और लैंगिक भी बता दिए, ठीक है ना। लैंगिक और अलैंगिक दोनों आज हम आपको क्या कर दिए हैं? अच्छे से बता दिए हैं। लैंगिक और अलैंगिक में अंतर लिखना अगर हो तो बड़े आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। लैंगिक जनन के बारे में अगर लिखना हो तो बड़े आराम से, देखिए एक तरफ लैंगिक और एक तरफ अलैंगिक, आराम से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। किसमें शुक्राणु भाग लेता है लेकिन उसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है, इसमें अंडाणु भाग लेता है, उसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है। जब ये दोनों भागे लेता है तो निषेचन का क्रिया होगा, इसमें ये दोनों भाग नहीं लेता है तो निषेचन नहीं होगा। इसमें यह जटिल प्रक्रिया है, वो आसान प्रक्रिया है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो आराम से हम लोग लैंगिक और अलैंगिक में अंतर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आपका आज का ये क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल यानी कि जब अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको लैंगिक जनन पढ़ाएंगे। और कल के लिए आप लोग तैयारी करिए, परीक्षा की तैयारी करिए, कल टेस्ट होने वाला है उसका तैयारी करिए। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। हंसते मुस्कुराते हुए मन लगा करके पढ़ाई करिएगा ताकि कल के टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर आपका आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।